दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अभी जो लोकसभा में बहुत बड़ी बहस हुई, महिला आरक्षण बिल के बारे में। उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है, ये जो महिला आरक्षण बिल है, ये 2023 में पास हो चुका था। किन्हीं कारणों से इसको लागू नहीं किया गया 2024 के इलेक्शन में। अभी अचानक जब कितने राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो उसके बीच में लोकसभा का स्पेशल अधिवेशन बुलाकर इस प्रस्ताव को फिर से रखा गया। पर इस बार फर्क क्या था? इस बार फर्क था महिला आरक्षण बिल को डिलिमिटेशन, परिसीमन के साथ जोड़ना। अब डिलिमिटेशन, परिसीमन क्या है? ये जो जनसंख्या हमारी बदली है 2011 के बाद, उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाना और उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की संख्या बढ़ाकर 543 से बढ़ाकर 800 करना। अब ये अगर संख्या बढ़ाई जाएगी तो उसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि उत्तर भारत के राज्यों में जो जनसंख्या का विस्तार है, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी जो प्रजनन दर है, वो उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा है, दक्षिण भारत के राज्यों में कम है। इसलिए जो सीटें बढ़ेंगी वो उत्तर भारत में ज्यादा बढ़ेंगी और दक्षिण भारत में उसके मुकाबले में कम बढ़ेंगी। तो इसलिए इस बात का बहुत विरोध हुआ कि महिला आरक्षण बिल को आप परिसीमन के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। और इस कारण से ये बिल जब विशेष स्पेशल लोकसभा के अधिवेशन में रखा गया, तो ये 2/3 मत प्राप्त नहीं कर सका। पर ये बात शायद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को पहले से पता थी। उसका मैं कारण बताता हूँ। पर पहले ये देख लें कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका महिला अधिकारों के बारे में रवैया क्या है। जैसा हम जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक इकाई है। ये उसका राजनीतिक पुत्र है, पॉलिटिकल सन ऐसा कह सकते हैं। और इसकी विचारधारा पूरी वही विचारधारा है हिंदू राष्ट्र की, जो मनुस्मृति के आधार पर एक तरफ और मुसलमान और क्रिश्चियंस के विरोध के आधार पर राष्ट्र को बनाना चाहती है। अब इसकी जो मूल धारणा है, उस धारणा में स्त्रियों की सामाजिक क्षेत्र में सीमित जगह है, राजनीति में तो कोई जगह ही नहीं है। जैसे हम जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये केवल पुरुषों का संगठन है। नाम से ही देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी पुरुषों का संगठन है और इसमें स्त्रियों की कोई जगह नहीं है। और ये हमने कॉन्क्रीटली भी देखा है कि 1936 में जब लक्ष्मीबाई केलकर ने केशव बलिराम हेडगेवार को से पूछा कि आप महिलाओं को भी आरएसएस में आने दीजिए, तो हेडगेवार ने कहा कि ये उचित नहीं होगा, तो आप एक दूसरा संगठन बना लीजिए जिसका नाम होगा राष्ट्र सेविका समिति। अब स्वयं सेवक यानी क्या? वॉलेंटियर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसके पास खुद का स्वयं है, जो खुद अपनी मर्जी से काम कर सकता है। और सेविका यानी क्या? नौकरानी, जो घर का काम करती है या बाहर काम करती है, पर उसका खुद का जीवन पर अधिकार नहीं होता। और इसीलिए जो मनुस्मृति इसको आउटलाइन करती है, वो कहती है कि महिलाओं का जीवन पूरी तौर से पुरुषों पर आश्रित होना चाहिए। अपने बचपन में पिता पर, जवानी में पति पर और बुढ़ापे में पुत्र पर। इसके लिए त्रिमत भी कहते हैं कई भाषाओं में इसको। अब ये बहुत स्पष्ट है कि आरएसएस और भाजपा ये नहीं चाहते कि समाज में स्त्रियों को बराबर का दर्जा मिले। और मुझे लगता है इसीलिए महिला आरक्षण बिल को परिसीमन के साथ जोड़ दिया गया, ये जानते हुए भी कि दक्षिण भारत के ज्यादातर एमपीज इसका विरोध करेंगे और इस बिल को पास नहीं होने देंगे 2/3 से, क्योंकि इसके लिए 2/3 लगता है। अब भारत की परिस्थिति हम देखें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ स्त्रियों पर जो अत्याचार होने की प्रक्रिया है, वो 2014 के मुकाबले में काफी बढ़ गई। ये महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, उस अत्याचारों का स्टैटिस्टिक्स निकाला जाए तो पहले जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते थे, वो करीब 56 पर लाख, 56 पर 1,000 के पीछे, 1 लाख के पीछे 56
अत्याचार दर्ज किए जाते थे। ये 2014 की बात है। और 2022-23 में 2025 में ये संख्या 56 से बढ़कर 66 हो गई है। यानी इन 12 सालों में स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों में कितनी वृद्धि हो गई है, आप ये देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है उस औरतों पर अत्याचार करने वालों का, उनके बारे में काफी नरमाई रहती है। जैसे आप पहलवानों को देख लीजिए, पहले पहलवानों ने इतना संघर्ष किया पर उनको उनकी बात को नहीं सुना गया। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती अध्यक्ष थे, उनको बराबर उनका दबदबा कायम रहा। इसी प्रकार से कथुआ में आसिफा का रेप हुआ, हाथरस में हुआ और बहुत सारी जगह पर हुआ जिसमें बीजेपी के नेता सक्रिय रूप से शामिल थे। तो ये उनका रवैया है जिसमें वो एक तरफ तो इसको मातृशक्ति कहते हैं और दूसरी तरफ स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार इस दौरान वास्तविक रूप से बढ़ गए हैं। और इनमें कईयों में भाजपा के जो बहुत बड़े नेता हैं उनका स्पष्ट हाथ रहता है। अब दूसरी तरफ अभी चयनिका शाह जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है और जो स्त्रियों के अधिकारों के बारे में काफी सक्रिय है, उनका एक लेख आया और उसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बीजेपी इसकी तुलना की है। बीजेपी को तो खैर बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस ये सबको मिलाकर एक परिवार जो बनता है उसकी तुलना की है। तो चयनिका शाह बताती हैं कि जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है, इसने ये परंपरा कायम रखी कि स्त्रियों के अधिकार में वृद्धि होना चाहिए, उनको पुरुषों के जितने अधिकार मिलना चाहिए। और हम भारतीय इतिहास में देखते हैं कि स्त्रियों को एक सम्मानजनक दर्जा देने की बात ज्योतिराव फुले से चालू हुई। सावित्रीबाई फुले ने उनकी मदद की और सावित्रीबाई फुले की सहेली फातिमा शेख हमेशा उनके साथ थी स्त्रियों को शिक्षा दिलाने में। तो ये जो परंपरा थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चालू रही और जो आंदोलन हुए ब्रिटिशों के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर, उसमें कांग्रेस में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कांग्रेस ने भी ये इस बात को स्वीकार किया कि स्त्रियों का योगदान राजनीतिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और बाकी सब जो बड़े नेता थे उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। जैसे सुभाष बोस को देखिए, उन्होंने स्त्रियों के लिए अलग रेजिमेंट बनाई। शायद वो दुनिया की पहली रेजिमेंट थी जिसको रानी झांसी का नाम दिया गया, जो स्त्रियों की थी। और इसी प्रकार से उनकी जो कैप्टन सहगल वो उसकी इंचार्ज थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अभी तक कई महिलाओं को अध्यक्ष पद दिया है, कई महिलाओं को अध्यक्ष पद दिया। पहली जो भारत की राष्ट्रपति बनी, महिला राष्ट्रपति बनी, वो भी कांग्रेस की थी। पहली जो चीफ मिनिस्टर बनी वो भी कांग्रेस की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही प्रधानमंत्री बनने का जो मौका दिया गया वो इंदिरा गांधी को दिया गया। और इससे और आगे जाकर देखें तो राजीव गांधी जब सत्ता में आए तो उन्होंने दो महत्वपूर्ण काम किए। एक तो पंचायती राज की कल्पना और उसमें स्त्रियों का बड़ा प्रतिनिधित्व, ये दो बातें उन्होंने की। और इसके कारण हमारे पूरे देश में जो स्त्रियों को जगह मिलनी चाहिए थी राजनीतिक जीवन में, उसकी एक महत्वपूर्ण शुरुआत हमारे ग्राम पंचायतों से और बाकी क्षेत्रों में हुई। तो अगर हम दोनों की तुलना करें तो एक तरफ देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जो स्त्री शक्ति की बात हुई उसका उन्होंने हमेशा समर्थन किया है। और निश्चित रूप से उनके साथ एक कांग्रेस के इतिहास में भी दिखता है कि महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण जगह हासिल की। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपोजिट में जो आज मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका पितृ संगठन आरएसएस भी पूरी तौर से स्त्रियों को निग्लेक्ट करता है। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 6 साल पहले वाजपेयी जी रहे, बाद में 12 साल से नरेंद्र मोदी है। इस दौरान हमें एक भी ऐसा कोई स्कीम नहीं दिखती जिसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले या कोई महत्वपूर्ण दर्जा मिले। तो ये बात स्पष्ट है कि ये सरकार वास्तव में अभी चिल्लापो कर रही है कि ये अपोजिशन जो है वो स्त्रियों के अधिकार के खिलाफ।
वास्तव में स्त्रियों के अधिकार के लिए तो ऑलरेडी बिल 2023 में पास हो चुका है, तो उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। दूसरी एक मजे की बात देखिए, शायद नरेंद्र मोदी जानते थे कि ये बिल फेल हो जाएगा। कैसे कहा जा सकता है ये, क्योंकि जैसे ही ये लोकसभा में बिल फेल हुआ, तुरंत भाजपा ने एक बड़ा प्रदर्शन पार्लियामेंट के अंदर ऑर्गेनाइज किया। जो पट्टिकाएं रहती हैं, प्लैकार्ड और दूसरी चीजें लेकर, तो इतनी जल्दी ये प्लैकार्ड कैसे बन गए, इतनी जल्दी आंदोलन कैसे आयोजित हो गया। तो निश्चित रूप से, और उसी दिन जो रात को नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, वो स्त्रियों के बारे में कम था और जो देश में चुनाव चल रहे हैं उसके बारे में ज्यादा था। तो ये बिल लाने का उद्देश्य कोई स्त्रियों को सशक्तिकरण करने का नहीं था। इस बिल को एक चुनावी फायदे के लिए लाया गया, ताकि वो विपक्ष को बदनाम कर सकें कि वो नारी अधिकारों के विरोध में है। हम इस बात की इस बात का समर्थन करते हैं कि स्त्रियों को पूरे अधिकार मिलना चाहिए। वो घर में हो, समाज में हो, राजनीति में हो, पूरी जगहों पर उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। वो जैसे भारतीय संविधान के अनुसार पुरुष और स्त्री दोनों बराबर है, उस रास्ते पर चलने के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अभी तक कदम उठाए और जिसकी की आवाज में आवाज मिलाकर टीएमसी हो या अखिलेश यादव हो या तमिलनाडु के करुणानिधि हो, जो इनकी आवाज में आवाज मिलाकर चल रहे हैं, ये एक सही रास्ता है जिससे भारत के समाज की महिलाओं का सही रूप से सशक्तिकरण होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बिल को जो 2023 में पास किया गया था उसको लागू किया जाए। अभी ये आप नहीं कह सकते कि ये बिल फेल हो गया तो हम इस बात को नहीं करेंगे। ये बिल तो फेल हुआ क्योंकि उसको आपने डिलिमिटेशन से जोड़ा। जो 2023 में बिल पास किया था उसको लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है और सब संगठन अभी इसके लिए बात उठा रहे हैं। नारीवादी संगठन, अपोजिशन पार्टीज इस बात की बात कर रहे हैं कि 2023 वाला बिल तुरंत लागू किया जाए। 543 सीटें के बारे में जब हो या विधानसभाओं में जब हो या पार्टियों के अंदर जब हो, उनको पूरा पूरा 1/3 स्थान कम से कम देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि इस प्रकार की बातों को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।